हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग दरोगा सेट नंबर 5 देखेंगे। 1, 2, 3, 4 अपलोड हो चुका है और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब दरोगा के एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं। एक बार देखिए और क्वेश्चन का लेवल देखिए और सेट मारकर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, मात्र 2 सेकंड का टाइम लेना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। कब की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया। ऑप्शन आपके सामने है, वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। इसको जैनियों के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि या संथारा विधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पहला समझना है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। जस्ट एक साल के बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है। कब होता है? 1192 में होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारता है और मोहम्मद गौरी जीतता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं हम लोग। 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है। तो 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने को मिला है। इन्होंने पुस्तक लिखा था सनातन। कौन सा पुस्तक है? सनातन। सनातन पुस्तक लिखा है, इसलिए इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई है 1991 में हुई है। इसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपया, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में कितना दिया जाता है इस सम्मान में? जो जीतता है तो 15 लाख रुपया दिया जाता है। और 2020 का किसको मिला है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाती है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू की जयंती पर। सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा। कहाँ, किस स्टेट में? तो यूपी में। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है जो हाल में भारत से कोविड-19 के टीके प्राप्त किए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल में चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बारबाडोस की राजधानी कहाँ है जो हाल में भारत से कोविड-19 के टीके प्राप्त किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है। कौन सी राजधानी बारबाडोस की? ब्रिजटाउन है, याद रखिएगा। बारबाडोस ने भारत से भी कोविड-19 के टीके प्राप्त किए हैं। युद्ध के बारे में भी जानना है, ऐसा युद्ध जो बहुत कम सुनने को मिलता है, सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो राबर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। राबर का युद्ध 712 में हुआ है। राबर का युद्ध 712 में हुआ है। किसके किसके बीच? राजा दाहिर प्लस मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, राजा दाहिर प्लस मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ है राबर का युद्ध 712 में। इसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है, राजा दाहिर की हार होती है, याद रखिएगा। राबर का युद्ध 712 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डाला हूं मैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि दिल्ली सल्तनत में दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहले जान लीजिएगा दीवान मुस्तखराज है क्या।
तो दीवान मुस्तखराज है ये वित्त विभाग है, वित्त विभाग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि दीवान मुस्तखराज निम्न से क्या है, तो निम्न में से दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग है, याद रखिएगा। किसने स्टार्ट किया था दीवान मुस्तखराज को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसके बाद अलाई दरवाज़ा, सबकी स्थापना, सबकी स्टार्टिंग कौन किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, ऑप्शन सामने आपके। तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी का ये कब्र है, स्थल है बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा को दूसरा ताजमहल कहा जाता है, याद रखिएगा। कहाँ है ये, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं, तो कर्नाटक संगीत का पितामह ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसके शासनकाल में प्रथम चीन यात्री भारत आया था, तो पहले जान लेंगे प्रथम चीन यात्री है कौन, तो प्रथम चीन यात्री फाहियान है, ठीक है। तो प्रथम चीन यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको कहते हैं। फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है, ऑप्शन आपके सामने है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण कराया है। किस महल का, पंचमहल का निर्माण कराया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ जो है, लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले जान लीजिए कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। इसको पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है। तो कुतुब मीनार के पास ही लौह स्तंभ है, इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। इसको विक्रमादित्य कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह स्तंभ को जो कुतुब मीनार के पास किसने बनवाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया, यानी विक्रमादित्य ने बनाया। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी सार संग्रह लूसेंट क्राउन का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, चैप्टर बाय चैप्टर, एकदम प्राचीन सभ्यता से पूरे के चैप्टर को डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ। सबका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लेता हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, बहुत डिटेल से मैं पढ़ाई हूँ हर चैप्टर को। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की है, ऑप्शन आपके सामने है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। कब की है, ये है 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। कहाँ की है, तो ये मुंबई। ये क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई। किसके द्वारा हुई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई। कहाँ हुई, तो मुंबई में हुई, याद रखिएगा। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है ये, ठीक है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का श्रेय जो स्टार्ट करने का वो जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। देखिए, गणपति उत्सव हो गया या फिर शिवाजी उत्सव हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शिवाजी उत्सव, ठीक है। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जाता है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। तो गणपति उत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 1893 में, ठीक है। और शिवाजी उत्सव पूछेगा तो 1895 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कब कराई, तो 1893 में। और शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में, किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला शासिका ऑप्शन आपके सामने है, ये है राजिया सुल्ताना, यानी राजिया बेगम बोलिए या राजा सुल्ताना बोलिए, ठीक है। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी,
जब इल्तुतमिश की डेथ होती है 1236 में, तो उसका भाई बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज। किसका भाई? राजा सुल्ताना का भाई बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन वो कोई काम करना होता है, इसलिए 1236 में ही राजा सुल्ताना को गद्दी पर बैठाया जाता है और 1240 में इसकी हत्या हो जाती है। इल्तुतमिश की ये पुत्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस शासक के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? किस शासक के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ये है हुमायूं का मकबरा। कौन सा मकबरा है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, याद रखिएगा। तो हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइजोबियम जो है सहजीवी बैक्टीरिया का प्रकार है। एकदम अपडेट और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम ध्यान से बनाइएगा। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो राष्ट्रपति जो है वर्तमान में संसद में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए संसद कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनता है। तो होता था क्या, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या करता था कि राष्ट्रपति 2 लोगों को एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज होते हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता था, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था अपने मन से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12 लोगों को, ठीक है। जो खेल हो गया, राजनीतिक हो गया और अपने जो क्षेत्र में अच्छा काम किया, राष्ट्रपति डायरेक्ट उसको राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को। लेकिन लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता था, जिसको बोलते थे एंग्लो इंडियन। किस अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत। तो अब क्या किया गया है, 104वां, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एकदम अपडेट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 104वां संविधान संशोधन विधेयक, 104वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, याद रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत एंग्लो इंडिया का जो पद होता है, एंग्लो इंडियन का जो पद है, उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में सिर्फ 12 लोगों को मनोनीत करेगा, सिर्फ राज्यसभा में सिर्फ 12 लोगों को मनोनीत करेगा, यानी एंग्लो इंडिया का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। कब से किया गया है? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो 25 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडिया का पद कब से समाप्त किया गया? तो 25 जनवरी 2020 से समाप्त किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको समाप्त किया गया। पहले किस अनुच्छेद में था? तो 331 अनुच्छेद में था। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता था। तो वर्तमान में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा? तो 12 सदस्य को ही। किसमें? तो राज्यसभा में। अब एंग्लो इंडिया को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो ये होता है बाबर और लोदी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। इस तरह से लोदी वंश समाप्त होता है और बाबर क्या करता है? मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस भाषा में लिखा है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर जो है अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखता है। किस नाम से? तो बाबर नाम से। क्वेश्चन है किस भाषा में लिखता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो है तुर्की भाषा में लिखता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। बाबर किस भाषा में लिखता है बाबरनामा? तो तुर्की भाषा में लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आयशा अजीज, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, देश की सबसे कम उम्र की पायलट बनी? मात्र 25 साल की उम्र में ये पायलट बनी है, ठीक है। तो किस राज्य की हैं या किस केंद्र शासित प्रदेश की हैं?
तो ये हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज़ 25 साल की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की पायलट बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस समय भारत का गवर्नर कौन था? एकदम VVI क्वेश्चन है ये, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ है? तो अंग्रेज प्लस, देखिए अंग्रेज प्लस इधर था कौन? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ था। और इधर से अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। फिर भी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, इन लोगों की हार होती है। बक्सर है कहाँ? तो बिहार के पास ये बक्सर है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस समय गवर्नर कौन थे बक्सर के युद्ध के समय? तो लॉर्ड बेंसीटाट। लॉर्ड बेंसीटाट थे बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम पैटर्न पर ही, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, मन में आंसर मार लेना है खुद से। ठीक है, एकदम अच्छा समझिएगा इसको, 4-5 क्वेश्चन इससे बनता है। देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा, उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल। कहाँ है? तो लद्दाख में। एकदम ध्यान समझिएगा, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ है? तो लद्दाख में है। फिर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में। ठीक है, फिर पूछेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो यह है सरक्रीक। कौन है? सरक्रीक। कहाँ है? तो गुजरात में। सरक्रीक देगा, नहीं तो फिर गौर देगा, गौर माता। यही दोनों देता है, ये दोनों दे सकता है, दोनों में से कोई देगा। कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो सरक्रीक रहेगा या गौर माता रहेगा। कहाँ है? तो गुजरात में है। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो ये है वलांगू। वलांगू है। ठीक है, वलांगू देगा, ना तो फिर देगा किबुथू। किबुथू ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो वलांगू या किबुथू। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो 1 से 4-5 हाई सेट मारने में नहीं, क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ मैं वही एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है वही एग्जाम में आए, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो भी एग्जाम में ही आता। ध्यान समझिएगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन आपके सामने है। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। मन में क्वेश्चन पहले आंसर मार लेना है खुद से, मेरे मारने से पहले खुद से मन में मार लेना है कितना मेरा सही होता है। ठीक है, तो रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। होता है, जब रूसी क्रांति पढ़ेगा उसमें पता चलेगा कि बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह होता है। रूसी क्रांति में बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह होता है, और रूसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये बोल्शेविक राजनीतिक पार्टी का होता है। इसलिए रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन आपके सामने है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है और आएगा भी, ये ध्यान रखिएगा। तो नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता है वो है लेनिन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब लाया था लेनिन ने? 1921 में नई आर्थिक नीति को स्टार्ट किया था लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया था। देखिए 16 अप्रैल, ध्यान समझिएगा, 16 अप्रैल 1917 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1917 को एक क्रांतिकारी योजना बना। कब बना? 16 अप्रैल को बना, क्रांतिकारी योजना बना। इस क्रांतिकारी योजना जो अप्रैल में बना था, इसलिए इसको अप्रैल थीसिस नाम दिया गया। किसने स्टार्ट किया? तो लेनिन ने स्टार्ट। एकदम अपडेट क्वेश्चन है, 2 से 4 दिन पहले का जो अपडेट हुआ है, जितने भी कैबिनेट मंत्री चेंज हुए हैं इसको मैं बहुत से कुछ शामिल किया हूँ उसमें। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में ऑप्शन आपके सामने है।
वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री हैं वो हैं अश्वनी वैष्णव। एकदम इम्पोर्टेंट है, न्यू जो अपडेट हुए हैं कैबिनेट मंत्री, सबको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम स्टार लगा लीजिए, एकदम वीवीआई है ये क्वेश्चन है। गोगाविल पश्चिम बिहार किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? देखिए दरोगा के पीटी हो या बीपीएससी का पीटी हो, सब क्वेश्चन आता है। तो गोगाविल पश्चिम बिहार जो है ये है बिहार में, बिहार की कटिहार में, ठीक है। इसको गोगाविल पश्चिम बिहार को पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। कहाँ है गोगाविल पश्चिम बिहार? तो बिहार में है। ये बिहार दरोगा के लिए भी है, बीपीएससी पीटी के लिए भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एकदम वीवीआई है ये, याद रखिएगा इसको। यदि जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम पैटर्न पर ही मैं लाता हूँ इकट्ठा कर, इसलिए एक भी फालतू नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम सेट लगाइए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हो रहा है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको एकदम सुनिएगा आप। तो पति के पैतृक संपत्ति महिलाओं को मालिकाना जो हक है, ये राज्य है उत्तराखंड, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य ने पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन हुई, यानी कौन से समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, याद रखिएगा। पहले जान लीजिए जलियांवाला बाग है कहाँ? तो अमृतसर में, पंजाब के जो अमृतसर है वहीं पर जलियांवाला बाग है। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्टार लगाने वाला है। देखिए सबसे पहले दो क्वेश्चन बनेगा जो कई बार एग्जाम पूछता है कि मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर आपको मिलेगा विज्ञानेश्वर। जो विज्ञानेश्वर हैं किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है 1920 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन है? मेरे रिजल्ट बोलने से पहले, आंसर बोलने से पहले अपने मन में आंसर लगा लिया कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई है और इसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ है वो हुआ 5 फरवरी, जब भी याद कीजिए फुल डेट याद कीजिए, 1922 को हुआ है, ठीक है। चौरी चौरा है कहाँ जगह? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, वहीं पर कांड हुआ था। पूरे थाना को जला दिया गया था, उसमें कई दरोगा और कई सिपाही मारे गए थे। इस कांड के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। कहाँ है चौरी चौरा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इसी कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? एकदम अपडेट है ये, ऑप्शन आपके सामने है। तो वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वह हैं मनसुख मांडविया, ठीक है। कौन बने हैं? मनसुख मांडविया। बिहार से क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार से कितने सांसद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो 6 सांसद को, बिहार के 6 सांसद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए मैं वैदिक सभ्यता को एकदम पूरे डिटेल से पढ़ाया हूँ, सबका टेस्ट भी लिया हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए, ठीक है। पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत ने गांधी जयंती 2020 के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस तथा 6 स्कूल बसें उपहार में दी है? एकदम इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए, एकदम टपकेगा ही टपकेगा।
भारत ने गांधी जयंती 2020 का जो गांधी जयंती हुआ है, गांधी जयंती कब होता है? 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो गांधी जयंती के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूलें बस उपहार में दी है? तो वो है, ऑप्शन आपके सामने, ये है नेपाल, ठीक है। कौन सा देश है? तो नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम जानते हैं? तो सागर माथा के नाम जानते हैं। नेपाल माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो मेन रूप से नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिहार में पहला पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए, बीपीसी के लिए भी एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बिहार में पहला पक्षी महोत्सव जो है, 2 सेकंड का टाइम आप लोग पहले सेंसर अपने मन में मार लिया कीजिए। कहाँ मनाया गया है? तो ये बिहार के जमुई जिले में मनाया गया है। कौन जिले के? बिहार के जमुई जिले में बिहार पक्षी महोत्सव मनाया गया है। कौन से पक्षी के लिए? तो कलरब। कलरब, कलरब किसको बोलते हैं? कलरब एक हंस का प्रजाति है, ठीक है। कलरब पक्षी के लिए महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? तो बिहार के जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार लगा लीजिए। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक डाली, लेकिन उस कुतुब मीनार को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया, ठीक है। तुर्की चिहलगानी, 40 सरदारों का जो गठन होता है तुर्की चिहलगानी, किसने स्टार्ट किया? तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगा लीजिए, ठीक है। सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एकदम वीवीआई है ये। ऑप्शन आपके सामने है। तो सेल के जान लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी सेल की स्थापना। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी है वो है शोभा मंडल। क्या है? शोभा मंडल, याद रखिएगा। एक और पॉइंट जान लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट। सेल को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, एकदम वीवीआई है ये। सेल को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। टोटल महारत्न कंपनी कितने अभी वर्तमान में? महारत्न कंपनी कितने टोटल? तो टोटल 10 हैं, ठीक है। नवरत्न कंपनी टोटल कितने हैं अभी? तो 14 हैं, ठीक है। अब मिनी रत्न बोलेगा अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 73 हैं। फिर समझिएगा, सेल की स्थापना 1954 में, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष शोभा मंडल। सेल को महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला? 2010 में मिला। अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो 10 है। नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 14 है। मिनी रत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो 73 है, याद रखिएगा। खाली सेट मारने से नहीं होता, जिसका एक्स्ट्रा फैक्ट को समझिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से कितनी दूर है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या बताया मैं? इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है कहाँ? तो ग्रेट निकोबार में। तो बोल रहा है इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से कितनी दूर है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है 876 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, मैं तो बता दिया कि उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर बोलेगा कि मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कौन हो गया? तो हो गया कन्याकुमारी। जहां मुख लगा देगा तो वहां हो जाएगा कन्याकुमारी दक्षिणी बिंदु। अगर मुख नहीं लगाएगा तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं संसद किस सदन को? देखिए, संसद कैसे बनता है? तो बनता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है, एक सेकंड, प्लस राष्ट्रपति। संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रतिनिधि सभा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, ये है लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक है। और एक और बता दूं मैं, सरल याद कीजिएगा। 7 से हो जाएगा संसद, राज से होगा राज्यसभा
और लास्ट हो गया लोकसभा। 79, 80, 81। 79 में क्या हो जाएगा, देखिए सा से क्या बोला मैं, सा से हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा, अल्लाह से हो जाएगा लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है। और 81 में क्या है, लोकसभा है। ध्यान रखिएगा। तो प्रतिनिधि सभा किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदस्य है और राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि, जान ही रहे हैं बाबा रामदेव। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक कौन होंगे, पतंजलि के टूथपेस्ट देखिएगा ही आप, सरफ है, टूथपेस्ट है, जीन्स है, हर चीज़ अब निकल गया है। बाबा रामदेव नहीं, बिजनेसमैन रामदेव बाबा हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकरण दिवस, एकदम VVI क्वेश्चन है, ये टपकेगा एग्जाम में। प्रकरण दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया गया, ये कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 23 जनवरी को प्रकरण दिवस मनाते हैं। किनके जन्मदिन पर, तो ये हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं, ये हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर को प्रकरण दिवस मनाते हैं कब, 23 जनवरी को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, इसके बोलने का मतलब है वैदिक साहित्य में, वेदों में, पुराणों में सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है। मैं वैदिक सभ्यता पढ़ा चुका हूँ पूरी डिटेल से, उसमें बता चुका हूँ किस नदी का कितने बार चर्चा है, ठीक है। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसके बाद टेस्ट भी लेता हूँ सबका मैं। तो सबसे ज़्यादा जो नदी का नाम आया है, ठीक है, वो है सिंधु नदी। सबसे अधिक वर्णन है किस नदी का, सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी के बारे में बोला जाए, ठीक है, सबसे पवित्र नदी के बारे में बोला जाए तो वह है सरस्वती, ठीक है। सबसे ज़्यादा चर्चा हो गया सिंधु नदी का, और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी के बारे में बोला जाए तो क्या हो गया, वह है सरस्वती, याद रखिएगा। गंगा का एक बार उल्लेख है, एक बार चर्चा किया गया है गंगा का, याद रखिएगा, ठीक है। यमुना का 3 बार चर्चा किया गया है। फिर समझिएगा, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा अधिक चर्चा किया गया है वेदों में, पुराणों में, अनगिनत, ठीक है। गंगा का कितने बार चर्चा किया गया है, 1 बार। यमुना का 3 बार। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है अगर कोई तो वह है सरस्वती नदी, याद रखिएगा। जितना एक्स्ट्रा फैक्ट जानिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर पहला बोलेगा तो वो हो जाएगा गुजरात, ठीक है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा किसका है, तो गुजरात का है। कितना है उसका, 1214 किलोमीटर। लेकिन क्या बोल रहा है कि दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य वो हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका कितना किलोमीटर है, 973 किलोमीटर। पहला सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, दूसरा सबसे लंबी तटरेखा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा, वही आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए सूची 3 तरह का होता है, एक संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब हो गया जिस पर कानून जो है केंद्र सरकार बनाए। संघ सूची में जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाए, ठीक है। राज्य सूची में जिस पर कानून राज्य सरकार बनाए। और संवर्ती सूची जो होगा वैसा कानून जो केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर बनाएगा, उस विषय को किस में रखेगा, संवर्ती सूची में, ठीक है। संघ सूची में केंद्र सरकार नियम बनाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार नियम बनाएगा। लेकिन जहाँ संवर्ती सूची के बारे में बात होगा तो वो केंद्र और राज्य दोनों का मिक्स होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात किया जाए, अगर कोई भी ऐसा विषय है जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच मतभेद है और वह संवर्ती सूची में है तो उस जगह पर केंद्र सरकार जो बोलेगा वही मान्य होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है लोथल, वो भारत में है। कहाँ है लोथल? लोथल है गुजरात में। कहाँ है लोथल? लोथल है गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान के लरकाना जिला में। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना जिला में। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम अपडेट है, इसको याद रखिएगा। एकदम एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा, एकदम वीवीआई है, एकदम हद से ज़्यादा वीवीआई है। बिहार के कितने सांसद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है? मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ स्टार्टिंग वीडियो के। ऑप्शन आपके सामने है, फिर भी बोलिए। मेरे आंसर देने से पहले ही अपने मन में आंसर ले लिया कि जैसे 2 से 3 सेकंड का टाइम लेता हूँ मैं। बिहार के कितने सांसद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है? तो देखिए, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बिहार फायर ब्रिगेड हो, या दरोगा हो, हर के लिए करंट एकदम वीवीआई है और हिस्ट्री भी वीवीआई है। ये ज़रूरी नहीं कि दरोगा है तो दरोगा ही में से पूछेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, किस क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, जो लेकिन मैं पैटर्न है, मैं दरोगा के पैटर्न पर ही बता रहा हूँ। तो ऑप्शन आपके सामने है, 6 सांसद को, बिहार के 6 सांसद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। कौन कौन है याद रखिएगा। पहला है आरसीपी सिंह, कौन मंत्री हैं? इस्पात मंत्री। दूसरा है अश्विनी चौबे, अश्विनी चौबे कौन मंत्री हैं? उपभोक्ता वितरण मंत्री, ध्यान समझिएगा। तीसरा है नित्यानंद राय, नित्यानंद राय कौन सा मंत्री है? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। ठीक है। चौथा है पशुपति पारस, पशुपति पारस रामविलास पासवान के ये भाई हैं। पशुपति पारस, इन्हें कौन सा विभाग मिला है? खाद्य प्रसरण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। उसके बाद है 5वां है राजकुमार सिंह, यानी आरके सिंह जिसको बोलते हैं, राजकुमार सिंह को कौन सा मंत्री मिला है? ऊर्जा मंत्री। और 6ठा है गिरिराज सिंह, कौन सा मंत्री मिला है? तो ग्रामीण विकास मंत्री। ये ध्यान रखिएगा, ये इतना मैं बताया एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है। पहला आरसीपी सिंह, अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, पशुपति पारस, राजकुमार सिंह और गिरिराज सिंह, ये 6 बिहार के सांसद हैं जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। एकदम वीवीआई, ये क्वेश्चन पूछेगा ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो है महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद, नंद वंश का संस्थापक है। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है। नंद वंश महापद्म नंद जो है, इन्होंने ही कलिंग पर 3 सूली नहर का निर्माण कराया है। सबसे पहला नहर कौन बना है? तो 3 सूली नहर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने बनाया है? महापद्म नंद ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन आपके सामने है। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। कब किया? 326 ईसा पूर्व में किया। एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप द्वितीय, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माता का नाम क्या है? ओलंपिया, ओलंपिया। जो ओलंपिक खेल होता है ना, वो सिकंदर की माँ के नाम पर ही होता है, ओलंपिया के नाम पर ही ओलंपिक खेल होता है। ठीक है। और पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, ये ध्यान रखना। और सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एकदम स्टार लगा लीजिए इसको। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? एकदम सीरियल वाइज समझिएगा। यूपी, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, और हो गया आंध्र प्रदेश। फिर समझिएगा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एकदम VVI है, इसको सीरियल बाय सीरियल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? एकदम VVI क्वेश्चन है ये, पहले समझ लीजिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वैशाली में। एकदम VVI है, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वैशाली में स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये है लिच्छियों के द्वारा। ठीक है, देखिए मैंने महाजन पद का वीडियो भी बहुत डिटेल से बता दिया है, एकदम इससे फालतू महाजन पद से फालतू एकदम नहीं आएगा। इसलिए जो नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसका टेस्ट भी मैं लिया हूँ। हम लोगों सबका NCERT सार संग्रह लूसेंट क्रॉन का सीरीज चल रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो महावीर जो हैं, भगवान महावीर जो हैं, उनका जो प्रथम शिष्य बने हैं उनके दामाद जमाली। कौन? दामाद उनके जमाली। महावीर की बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, उनके ये हस्बैंड होते हैं, यानी महावीर के ये दामाद होते हैं। तो प्रथम व्यक्ति हैं महावीर के दामाद जमाली, इन्होंने ही महावीर का प्रथम शिष्य स्वीकारा है, यानी महावीर ने अपना प्रथम शिष्य किसको बनाया है? जमाली को बनाया है। याद रखिए, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो हैं मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल। देखिए आजीवक संप्रदाय भी एक जैन धर्म से निकला ही है, क्योंकि यहाँ इसमें भी जो लोग होते हैं नग्न अवस्था में रहते हैं। जैसे जैन धर्म 2 भागों में बांटा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहने यानी वाइट कपड़ा पहनते थे, दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं। तो जैन धर्म से ही एक निकला हुआ भाग है, जैन धर्म की तरह ये आजीवक संप्रदाय है, इसमें भी लोग नग्न अवस्था में रहते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है? हो गए मखलीपुत्र गोसाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देशांतर होता है, ठीक है, समझिएगा देशांतर क्या होता है। पहले देख लीजिए ग्लोब, ये ग्लोब देखे होंगे आप लोग। ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है, रेखा होती नहीं, ये काल्पनिक रेखा होती है। क्या? एक होती है क्षैतिज रेखा, ठीक है, एक होती है लंबवत रेखा। ठीक है, क्षैतिज को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा, और लंबवत को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर समझिएगा, ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखा, एक हो गया क्षैतिज रेखा, एक हो गया लंबवत रेखा। तो क्षैतिज को हम लोग बोलेंगे अक्षांश रेखा कहेंगे, और लंबवत को देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जो क्षैतिज रेखा होती है वो वृत्त होती है। क्वेश्चन आएगा कि क्षैतिज रेखा कैसी होती है? तो वो वृत्त होती है, फुल वृत्त होती है। लेकिन देशांतर जो रेखा होती है वो अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखा कैसी होती है? अर्धवृत्त होती है, याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अक्षांश कैसी होती है, तो अक्षांश होती है वृत्त होती है, और देशांतर अर्धवृत्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो लोदी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं बहलोल लोदी। कौन लोदी? बहलोल लोदी, याद रखिएगा। इन्हीं के पुत्र हैं कौन? बहलोल लोदी के पुत्र कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इसी ने ही 1504 में आगरा को बसाया, आगरा नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। कब बसाया? तो 1504 में बसाया। तो इन्हीं का ये पुत्र था, बहलोल लोदी का पुत्र है ये सिकंदर लोदी। ठीक है, तो लोदी वंश का संस्थापक पूछेगा तो बहलोल लोदी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन आपके सामने है। तो महमूद गजनी जो है यामनी वंश का था। कौन से वंश का था? यामनी वंश का। एकदम इंपॉर्टेंट है ये। महमूद गजनी यामनी वंश का था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, याद रखिएगा। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी, जो मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं राइटर बता रहा हूँ, लेखक बता रहा हूँ, वो हैं अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी। ये किसके दरबार में रहते हैं? तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। भारत पर किसने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम VVI है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन कई बार PCS में पूछ चुका है।
अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, यानी कलिंग का जब युद्ध किया, तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो उस समय कलिंग का जो राजा था वो था नंदराज। अशोक, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ। किसने किया? अशोक ने किया, कलिंग पर आक्रमण करके। तो जब अशोक कलिंग का आक्रमण करता है, कलिंग युद्ध जीतता है, तो देखता है कि युद्ध स्थल में लाखों लाख सैनिक मारे जाते हैं। यह दृश्य देखकर अशोक का मन परिवर्तित हो जाता है और वो क्या करता है, भेरी घोष की जगह धर्म घोष को अपनाता है। भेरी घोष की जगह धर्म घोष का मतलब होता है कि वह युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति को अपनाता है, यानी शांति की नीति को अपनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में। कितने शिलालेख में है? अशोक के 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस हैं। इतिहास के पिता कौन हो गए? तो हेरोडोटस हो गए। तो हेरोडोटस किसके दरबार में रहते थे? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो हेरोडोटस जो है वो डेरियस द्वितीय, ईरान के शासक डेरियस द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस है। ईरान के शासक डेरियस द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसको अच्छा समझिएगा, 2-4 क्वेश्चन समझ में आएगा इससे। सोने के सर्वाधिक सिक्के पूछ रहा है, ठीक है, किस काल में? ऑप्शन आपके सामने है। तो जब सर्वाधिक सिक्के पूछेगा तो वो हो जाएगा गुप्त काल। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगर राजा पूछेगा तो हो गए कौन? कुमारगुप्त प्रथम। कितने प्रकार के सिक्के? तो 14 प्रकार के सिक्के जारी करते हैं ये सोने के। ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए जाते हैं। राजा पूछेगा तो कुमारगुप्त प्रथम। कितने प्रकार के सिक्के? तो 14 प्रकार के सिक्के। ये हो गया। अभी समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये तो सर्वाधिक हो गए गुप्त काल, लेकिन पूछेगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारतीय यूनानियों ने। भारतीय यूनानियों ने, याद रखिएगा। सबसे पहले सोने के सिक्के भारतीय यूनानियों ने जारी किए। उसमें भी अगर पूछेगा शासक तो कौन हो जाएगा? मिनांडर। ठीक है, कौन हो जाएगा? मिनांडर। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हो जाएगा कुषाण। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण। अगर शासक पूछेगा तो विम कटफिसेस। समझ गए? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल, सबसे पहले के सोने के सिक्के भारतीय यूनानियों ने, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक ने। ये ध्यान रखिएगा। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छा से समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। समुद्र क्वेश्चन आएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहते हैं। कविराज किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त कहते हैं। एक क्वेश्चन और रहेगा, ये संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने अपने सिक्का में खुद को बीना बजाते हुए दिखाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोरा और फौना का अर्थ है किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये पौधे और पशु हो जाएगा। फ्लोरा का जो अर्थ हो जाएगा पौधे से हो जाएगा, और फौना का अर्थ पशु से हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फ्लोरा और फौना का अर्थ हो गया पौधे और पशु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? एकदम इंपॉर्टेंट है ये। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है चेर। चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है मुजरिस। ठीक है, ये संगम काल, जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा, संगम काल से रिलेटेड है ये चेर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। एकदम स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, शैव धर्म को पूरे डिटेल से पढ़ाया हूँ, सबका टेस्ट भी लिया हूँ, एक एक पॉइंट बारीकी रूप से समझाया हूँ। तो बौद्ध धर्म द्वारा विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में किया गया है। पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं को अनुमति नहीं थी महिलाओं को शामिल होने की, लेकिन गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य हो गए आनंद, उनके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो विष्णु संघ की स्थापना होती है वैशाली में, और प्रथम महिला होती हैं गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ बोलिए प्रजापति गौतमी, वही बौद्ध धर्म में शामिल होती हैं। ठीक है, फिर समझिएगा, बौद्ध धर्म जब गौतम बुद्ध घर को त्यागे, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ। जब गौतम बुद्ध घर को त्यागे उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जब इनकी डेथ होती है उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये याद रखिएगा, जितना बार याद है तो है, लेकिन जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना बार क्लियर होगा। देखिए आग भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन आपके सामने है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। किस भाषा में? तो पाली भाषा में, याद रखना है। जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इसको बौद्ध धर्म में बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले समझ लीजिएगा, 8 अगस्त, सबका डेट पूरा याद रखना है, याद रखिएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, भारत 1940 को है। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को भारत आया अगस्त प्रस्ताव। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो महावीर की जो मृत्यु हुई है वो पावापुरी में हुई है। वर्तमान में कानून मंत्री कौन बने हैं? मैं बता चुका हूँ, एकदम अपडेट है, इसको याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो कानून मंत्री बने हैं वो हैं किरण रिजिजू। पहले ये खेल मंत्री थे, लेकिन अब ये बन गए हैं क्या? कानून मंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम VVI ये क्वेश्चन। ठीक है, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? देखिए, जहाँ पर पहला रहे, या महिला हो या पुरुष हो, उसको याद करना ही है। ठीक है, अब महिला रहेगा तो उसको और याद कीजिएगा। तो पहले जान लीजिएगा WTO है क्या? इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई है 1 जनवरी 1995 को हुई है। कब हुई है? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई है। इसको पहले गैट के नाम जानते थे, GATT, गैट के नाम जानते हैं। WTO को पहले गैट के नाम जानते थे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। 95 है, 1995। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है WTO का? ये है जेनेवा, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो वर्तमान इसकी महानिर्देशक बनी है वो हैं नगोजी इम्बेला। कौन है? नगोजी इम्बेला। ये नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री हैं। नाइजीरिया, क्वेश्चन पूछेगा कि नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री कौन है जो WTO की महानिदेशक बनी है? तो है नगोजी इम्बेला। किस देश की हैं? तो नाइजीरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने किया? आपके सामने ऑप्शन है। तो श्रीनगर की स्थापना जो है वो अशोक के समय किया गया। अशोक ने श्रीनगर को बसाया, यानी स्थापना किया। श्रीनगर जो है झेलम नदी किनारे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यह कथन किसका है कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना जान ही रहे हैं कि 1885 में हुई है। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा हुई है कांग्रेस की स्थापना। तो यह कथन किसने दिया कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोग, इंपॉर्टेंट बुक क्वेश्चन है ये। कर्मयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? एक क्वेश्चन कई बार PCS में पूछ चुका है, दरोगा में पूछ चुका है। कर्मयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है?
ऑप्शन आपके सामने है। तो ये हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कर्मयोग पुस्तक लिखा गया है। देखिए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था, याद रखिएगा। नरेंद्रनाथ दत्त क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था, याद रखिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में प्रथम विश्व सम्मेलन किया, विश्व धार्मिक सम्मेलन किया। ये क्वेश्चन ही पूछता है, शिकागो में प्रथम विश्व धार्मिक सम्मेलन किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। कब किया? तो 1893 में किया। तो कर्मयोग नामक पुस्तक स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। कनिष्क जान ही रहे हैं आप लोग, चौथी बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में हुई, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई है। कहाँ? तो कुंडलग्राम जो जम्मू कश्मीर में है, कनिष्क के शासनकाल में हुई। शक संवत की शुरुआत कब हुई? शक संवत 78 ईस्वी में, नोट ईसा पूर्व 78 ईस्वी में जब कनिष्क गद्दी पर बैठता है तो शक संवत की शुरुआत करता है। तो हमारा जो कैलेंडर है, हिंदुस्तानी कैलेंडर, शक संवत पर स्टार्ट होता है। इसमें प्रथम महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद का निर्माण होता है, मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। ऑप्शन आपके सामने है। किस किस को मिलाकर संसद को बनता है, ये ध्यान रखिए। तो संसद जो होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाएंगे तो संसद का निर्माण होगा। मैं बताया हूँ, सरल, ठीक है। साथ संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, लास्ट लोकसभा हो गया। 79, 80, 81, 79 अनुच्छेद संसद से हो गया, 80 अनुच्छेद हो गया राज्यसभा से हो गया, अब 81 जो अनुच्छेद हो गया लोकसभा से हो गया। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 331 में, संविधान के अनुच्छेद 331 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ये है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी कि हिंदी को प्रोत्साहित किया जाएगा, हिंदी के विकास के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351 में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जो है ये तमिल महाकाव्य है, ये ध्यान रखिएगा। जीवक चिंतामणि वो क्या है? ये बुक का नाम है, यानी एक तमिल महाकाव्य है जीवक चिंतामणि। किसके द्वारा लिखा गया है पहले समझिएगा। तो ये जो है तिरुवल्लेव देवर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है जैन मुनि हैं, तिरुवल्ली देवर जो हैं जैन मुनि हैं, इन्होंने ही तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, चोल, चेर, पांड्य ये तीनों का उल्लेख है संगम काल में, लेकिन कदम्ब का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। ऑप्शन आपके सामने है। तो वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि हुनों के आक्रमण को किसने रोका? तो स्कंदगुप्त ने रोका। स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है? तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो मछीवाड़ा का जो युद्ध हुआ है वो हुमायूं प्लस ततार खां के बीच में हुआ है। हुमायूं प्लस ततार खां के बीच हुआ है। हुमायूं की जीत होती है और ततार खां की हार होती है। कब हुई है? तो 1555 में होती है मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा है कहाँ? तो पंजाब में है, ये ध्यान रखिएगा। फिर समझिएगा, हुमायूं जो है, हुमायूं की जो डेथ होती है वो दिल्ली में दीनपना एक नगर होता है, दिल्ली में हुमायूं बसाता है उसको। दिल्ली में दीनपना नगर से के शेरमंडल नामक लाइब्रेरी से,
दीनपना नगर के शेर मंडल नामक लाइब्रेरी से सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो जाती है। कब? 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। यह जब बात बैरम खां को पता चलता है, अकबर का जो रक्षक बोलिए, सेनापति बोलिए, बैरम खां को जैसे ही पता चलता है कि हुमायूं की डेथ हो जाती है, 1556 में पंजाब के कलानौर में ही उसका राज्याभिषेक कर देता है। किसका? अकबर का। ये ध्यान रखिएगा। तो बस हम लोग जान रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझिएगा, पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ऑप्शन आपके पास है। तो ये जो है आबू पर्वत, यानी माउंट आबू पर्वत बोलिए या माउंट आबू बोलिए, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू पर है। ये याद रखिएगा, ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर विहार का निर्माण करवाया? ठीक है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोलिए, शिक्षा केंद्र बोलिए, उसका संस्थापक कौन था? यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ये है, इसके भी संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल हैं। सोमपुर विहार के भी संस्थापक धर्मपाल, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन? धर्मपाल। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ? तो ये भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राट की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी। कौन थी? देवगिरी। याद रखिएगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कितना सही हुआ है आपका। एलोरा का गुफा जो है, एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलोरा गुफा है कहाँ? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में एलोरा गुफा है। ठीक है, इसको राष्ट्रकूटों ने बनाया है। एलोरा गुफा को महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रकूटों ने बनाया है। राष्ट्रकूटों के संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं दंती दुर्ग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो हाथ से जो चीज़ बनता है, ठीक है, उसको हथकरघा बोलते हैं। छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। सैंडी पक्षी अभयारण्य जो है वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सैंडी पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये। तो रबर शब्द जो है, लेकिन मेरे बोलने से पहले आप लोग मन में आंसर लगा लिया कीजिएगा। तो रबर शब्द जो है वो है क्रिकेट। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता, एकदम VVI है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता निम्न से कौन सी है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता ऑप्शन में आपके सामने है, ये है थॉमस कप। थॉमस कप जो है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अभी मैं बताया थोड़ा देर पहले। ऑप्शन आपके सामने है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में किया गया है। ठीक है, देखिए, लोदी वंश के जो संस्थापक है बहलोल लोदी, उनके ये पुत्र हैं सिकंदर लोदी। इन्होंने ही 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा
भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ गंगा का निर्माण होता है। कहाँ पर मिलता है ये? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग के पास भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, वहीं से गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? देखिए ये क्वेश्चन कई जगह से, कई सिस्टम से अलग अलग ढंग से पूछता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कैसे भी पूछे आप मार दीजिएगा ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है लोदी वंश। देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच? ये पूरा डेट याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में मार देता है और ये युद्ध जीत जाता है। और जब लोदी वंश की खत्म हो गई, जब लोदी वंश का जो अंतिम शासक ही था ये, तो लोदी वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद ही बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डालता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुपौल जिले में, क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए भी और बीपीएससी के पीटी के लिए भी। तो बिहार के सुपौल जिले में डगमारा विद्युत परियोजना, एकदम VVI है। डगमारा विद्युत परियोजना बन रहा है किस नदी पर? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो है कोसी नदी पर है। पहले समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा डगमारा विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो सुपौल जिले में है। ठीक है, किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। याद रखिए 130 मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन आपके सामने है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलादीन खिलजी ने करवाया है। ठीक है, कहाँ? तो दिल्ली में। ये ध्यान रखना आपको। अलादीन खिलजी ने, जितना बार रिविजन कीजिएगा उतना बार क्लियर होगा। घोड़ा दागने की प्रथा, होलिया लिखने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, जितने भी हैं किसने स्टार्ट किए? अलादीन खिलजी ने। अलादीन खिलजी खुद को द्वितीय सिकंदर कहता था, ये भी ध्यान रखिएगा। अलादीन खिलजी के बचपन का नाम अलियन गुडसास्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है वर्तमान में? ऑप्शन आपके सामने है। तो महिला वनडे क्रिकेट टीम की जो कप्तान वर्तमान में है वो है मिताली राज। देखिए वनडे हो गया या टेस्ट हो गया, ठीक है, महिला वनडे महिला टेस्ट दोनों टीम की कप्तान कौन है? मिताली राज। लेकिन पूछेगा T20 की कप्तान कौन है? महिला T20 कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। ये ध्यान रखिएगा। वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान कौन? मिताली राज। और T20 कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन सूली नहर, एक क्वेश्चन VVI है एकदम। तीन सूली नहर का निर्माण कलिंग में किस शासक ने कराया? मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा सुनिए। ये ज़रूरी नहीं जो स्क्रीन पर चला वही एग्जाम में पूछे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही पूछता है एग्जाम में। तो कलिंग में तीन सूली नहर का निर्माण महापद्म नंद ने कराया है। ठीक है, ये बहुत ही VVI है। महापद्म नंद ने भार्गव, द्वितीय परशुराम, एकराट, उग्रसेन की उपाधि ली है। क्वेश्चन कई बार पूछता है, याद रखिएगा। महापद्म नंद ने भार्गव की उपाधि, द्वितीय परशुराम की उपाधि, एकराट की उपाधि और उग्रसेन की उपाधि कौन लिया? महापद्म नंद ने लिया। याद रखिएगा। महापद्म नंद के दरबार में पाणिनि का नाम सुनेंगे, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा है। पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? तो महापद्म नंद के दरबार में रहते थे। ये ध्यान रखना है आपको। अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है NCERT सार संग्रह और लुसेंट अक्रॉन का, मगध साम्राज्य स्टार्ट हो गया है। नंद वंश और महापद्म नंद अब पढ़िएगा आप लोग। वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये जितने भी अपडेट है सब मैं लेके आ चुका हूँ, बता दिया हूँ एकदम। इसको याद रखिए कैबिनेट मंत्री को। और 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ है। कैसा लगा और कितना आपका सही हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 5वां सेट प्रैक्टिस है और जो पहले प्रैक्टिस नहीं देखें जाकर देखिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।